दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं ईपीसी सेकंड पेपर की। हमने ईपीसी फर्स्ट पेपर को क्यों डिस्कस नहीं किया, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग वाला पेपर है उसमें केवल जो है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो वो 50 नंबर का पेपर होता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। पर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा EPC2 पेपर है यानी आर्ट एंड ड्रामा, मतलब शिक्षा में जो है वो कला और संगीत का क्या महत्व है। भाई जो बच्चे हैं वो कई कलात्मक चीज़ों से आकर्षित होते हैं, उनके सामने जब रंग बिरंगी चीज़ों को पेश किया जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित होते हैं और सीखते हैं अच्छे से। अब बोरिंग सी किताबें अगर लेके उनके सामने जाएंगे तो वो अच्छे से नहीं सीखेंगे, उन्हें नहीं सीखने में मज़ा आता। लेकिन जब कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो वो उसके प्रति मतलब लगाव होता है उसका कि आज टीचर क्या लेके आए हैं, चार्ट में क्या लेके आए हैं, कि आज क्या बताएंगे, है ना। तो बच्चा क्या है, एक मतलब जिज्ञासा रहती है बच्चे के अंदर कि आज हमारे जो टीचर हैं वो हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। या एक बोरिंग सी कविता है तो बोरिंग सी कविता को ऐसे ही अगर शिक्षक द्वारा बता दिया जाता है कि मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से ना उतार ना चढ़ाव ना लय ना ताल, ऐसे ही सीधे सीधे पढ़ दिया जाता है, तो बच्चा उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा जितना बिल्कुल लय के साथ में और भावों के साथ में उसे बताया जाएगा। तो यहाँ पे कला का मतलब शिक्षा में कला और संगीत का यही महत्व है, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो रंग है उनसे सभी को लगा होता है ना। अगर कोई कला कर रहा है किसी प्रकार की, लेकिन जो कला है उसका अर्थ हम केवल चित्रकला से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें संसार में दिख रही है ना वो सब कला का ही रूप है, ठीक है। अभी कुछ परिभाषाओं को बताएंगे जिससे आप लोगों की कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगी, है ना। ये बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। क्यों? अब हम बात करते हैं कि कला क्या है, तो अंतर्भावों की सहज अभिव्यक्ति है, अपने आप को अभिव्यक्ति करने का माध्यम है, ठीक है। तो जो क्या है, कला अंतर्भावों की सहज अभिव्यक्ति है। रेखा रूप रंग द्वारा जब साकार होती है तो चित्र का निर्माण होता है, तो उसे हम चित्रकला कह देते हैं। लेकिन ये केवल चित्र मतलब उसको मतलब चित्र बनाना ही केवल कला के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। चित्रकला मात्र अलग है, मूर्तिकला और वास्तुकला, नाट्यकला, नृत्य कला और क्या जितनी भी कलाएं हैं, काव्य कला। भाई एक जो पोएट है यानी साहित्यकार है तो क्या करेगा, अपनी कविताओं को लिखेगा, उसको प्रदर्शित करेगा। कला के प्रकार में पढ़ाएंगे, दो प्रकार हैं, एक दृश्य कला और एक प्रदर्शन कला, ठीक है। तो ये क्या है, अंतर्भावों की सहज अभिव्यक्ति है, अपने आप को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। किसी भी कार्य को जब कुशलता से किया जाता है या निपुणता से किया जाता है, पूरे मन से किया जाता है, तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं, कला के अंतर्गत रखते हैं। और कला क्या है, कला कैसे भी मूर्ति बनाना हो सकता है, घड़े बनाना हो सकता है ना। लिखना भी एक कला है ना, लिखना भी एक कला है, और लोगों से बात करना भी एक कला है। हर किसी को नहीं आता है, मतलब बात करने का तरीका भी नहीं आता है हर किसी को, है ना। तो हर एक चीज़ में क्या है, कला छिपी हुई है। अब जो भारत है, भारत में जो है वो कला को योग साधना कहा गया है। अब जो कला शब्द की उत्पत्ति है वो कल धातु से हुई है। कल धातु का अर्थ क्या होता है, प्रेरित करना या सृजन की प्रेरणा देने वाला। कुछ लोग मानते हैं कि जो कला शब्द है उसकी उत्पत्ति कट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। भाई हम अगर किसी भी प्रकार की कला को देखते हैं, हम किसी भी वास्तु कला को देखते हैं, जैसे हमने ताजमहल को देखा तो हमें सुख की प्राप्ति हुई, प्रसन्नता हुई उसे देख के, है ना। और केवल खाली अभिव्यक्त कर देना ही नहीं कि गाना गा दिया तो बस वो कला हो गई, नहीं। मतलब लय ताल बिल्कुल मतलब सहज रूप से होनी चाहिए, उसमें रस होना चाहिए, भाव होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, उसका रूप होना चाहिए, तब क्या है वो कला कहलाएगी। चाहे वो चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो। अगर जो मूर्ति कला है उसमें आंखें, नाक या मुंह या कान ठीक ढंग से नहीं बने हैं तो क्या, तो वो अच्छा लगेगा? जो मन को प्रसन्न कर दे वो कला है ना। वो जो सौंदर्यता की अनुभूति कराए वो कला है, जो सृजनात्मकता का निर्माण करे वो कला है ना। तो क्या है, कला, हमारी कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु से हुई है, संस्कृत धातु की कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना या सृजन की प्रेरणा देने वाला। जो कला है वो अंदर से निकलती है ना, अंदर से जो हमारे भाव हैं उनको हम व्यक्त करते हैं, तो वो कला है। कट धातु से भी हुई है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। अब कुछ लोग जो है वो कला शब्द बताते हैं कि ऋग्वेद में जो है कला शब्द का हमें सबसे पहले मिला है कला शब्द।
लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कला शब्द को सबसे पहले भरत मुनि ने जो है वो अपने नाट्य शास्त्र में इसका प्रयोग किया था, जो कला शब्द है। और जो कला शब्द है मतलब ये जो भरत मुनि है उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में थे कि जो है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में क्या किया है, एक श्लोक दिया है कि ना तज्ज्ञानम ना तच्छिले नासा विद्या नासा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई शिल्प नहीं है जहाँ कला ना हो। सब कुछ कला है, जो भी दिख रहा है जैसा भी दिख रहा है सब कुछ कला का ही रूप है। ठीक है, तो ये क्या है, भरत मुनि ने कहा है। इतना हमने देखा कि कला का अर्थ क्या है भाई। जो हमें जो कुछ भी दिख रहा है, लिखना कला है, गाना कला है, लेकिन वो क्या है, अंदर से आनी चाहिए और उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, उसका कोई रूप होना चाहिए जो हमारी आंखों को प्रसन्नता दे, सुख का अनुभव करवाए, वो ही कला है। अब हम देखते हैं कला की कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी आते हैं और महात्मा गांधी क्या कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो कला है वो आत्मा जो है, आत्मा का ईश्वरीय संगीत है ना। आत्मा का भी आपकी जो वेदना है वो कम हो जाती है ना। तो क्या है, आत्मा का ईश्वरीय संगीत है क्या, कला। इसी प्रकार जब हम कला क्या है, चाहे हम उसको गाने को सुन रहे हैं या किसी नाटक को देख रहे हैं या किसी काव्य को सुन रहे हैं, तब भी हमारे जो है अंदर हमें सुख प्राप्त होगा, यानी वो क्या हो जाएगी, कला हो जाएगी, हमें ईश्वरीय संगीत है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरे आते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो कला है उसमें क्या होता है, मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्त करता है, मतलब स्वयं की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। अजंता के जो गुफा में जो चित्र बने हुए हैं उसमें कई प्रकार के आखेट करते हुए या जो शिकार करते हुए, ठीक है, या फिर जो नृत्यांगनाएं हैं उनको दिखाया गया है कि पहले जो आदि मानव का जो काल है उसके कई सारे चित्र दिखाए गए हैं अजंता में। हालांकि समय के साथ वो चित्र धुंधले हो गए हैं, लेकिन कई सारी जो ऊपर की जो सीलिंग है ना, तो उस पर कई सारे चित्र बनाए गए हैं, ऊपर की दीवारों पर कई सारे चित्र बने। तो वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो पहले के ज़माने के जो लोग थे उन्होंने क्या किया है, अपनी अभिव्यक्ति की है ना। तो उनको उन चित्रों को देख के हमें समझ में आता है कि जो काल रहा होगा या उस काल में क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, वो हमें आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अजंता की गुफाओं में जाके नहीं देखा है तो अगर सुविधा है तो आप जाके देखिए कि हमारे भारत में कितनी सुंदर सुंदर कलाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्त करता है, अपनी अभिव्यक्ति करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कर सकता है। वो प्रदर्शन कला द्वारा भी कर सकता है, वो दृश्य कला द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति को कर सकता है। ठीक है, साथ कहते हैं कि ईश्वर के पास जो शक्तियां हैं उसका एक संकुचित रूप है। ठीक है, ईश्वर के पास जो है ईश्वरीय कहते हैं कि ईश्वर के पास जो ढेर मतलब बहुत बड़ी शक्तियां है उसमें से कुछ भाग ईश्वर ने किसे दे दिया है, मनुष्य को दे दिया है, ताकि वो अपने भाव को अभिव्यक्त कर सके और अपना मतलब काम चला सके। ठीक है, चीज़ों को निर्मित कर सके, रह सके। ठीक है, तो ये क्या है, जयशंकर प्रसाद का कहना है। अब हम देखते हैं प्लेटो ने क्या कहा है। कला जो है वो सत्य की अनुकृति है, सत्य की खोज करना बताती है। इसी प्रकार फ्राइड क्या कहते हैं, जो हमारे फ्राइड थे वो मनोविश्लेषणवादी थे। ठीक है, तो ये क्या है, इनका मानना था कि जो कला है वो दमित इच्छाओं, जो हमारी इच्छाएं हैं जो दब गई हैं अंदर किन्हीं कारणोंवश, या जो कुंठाएं हैं हमारे अंदर, जो भावनाएं या किसी प्रकार की कुंठाएं हमारे जो बसी हुई हैं हमारे अचेतन मन में, उनको अभिव्यक्त करने के लिए जो मानव है वो कला का प्रयोग करता है। ठीक है, तो अब हमने इतना देख लिया। अब हम देखेंगे कि कला के प्रकार को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, मैं बड़ा वाला स्ट्रक्चर आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम ये समझ लेते हैं ये छोटा वाला। ठीक है, तो कला को अभी हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट रहे हैं। दृश्य कला, दृश्य का मतलब जो हमें दिखाई दे, ठीक है ना, जो हमें दिखाई दे। नृत्य कला, प्रदर्शन कला।
हालांकि हम प्रदर्शन कला को भी दृश्य कला में रख सकते हैं, क्योंकि भाई हमें वो भी दिखाई देती है, लेकिन जो प्रदर्शन कला है वो प्रदर्शित की जाती है, और दृश्य कला है, जैसे अब हम बात करें, इसके अंदर आ जाती है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला। इसके अंदर आ जाता है नाटक, नृत्य और हमारा काव्य। ठीक है, एक हमारा वास्तुकला। मूर्तिकला, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है नाटक यानी नाट्यकला, नृत्य कला, और हमारा आता है काव्य कला। ठीक है, तो हमने देखा कि जो कला के प्रकार हैं वो क्या है। एक तो हमारी दृश्य कला हो गई, एक हमारी प्रदर्शन कला हो गई। तो वास्तुकला क्या है? अब वास्तुकला में आप लोग देखते होंगे कि जो लाल किला है, जो हमारी कुतुब मीनार है ना, तो ये क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो ये सारी क्या है, यानी जो आर्किटेक्चर उनका कितना प्यारा है, जो बिल्डिंग्स हैं, यानी ताजमहल है, लाल किला है, या जितनी भी हमें दिखते हैं, जो बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं या जो इमारतें बनी हुई दिखाई देती हैं, वो वास्तुकला के अंतर्गत आ जाती हैं। और भारत देश में इतनी सुंदर सुंदर कलाओं का आपको वर्णन मिलेगा कि कोई बात, वो आपको जो है वास्तुकला बहुत ही सुंदर दिखाई गई है। इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर हैं, मतलब उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण किया है, चाहे वो मध्यकाल की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, या हम आधुनिक काल की बात करें, लगातार जो है वास्तुकला पे यानी कलाओं पे काम लगातार होता रहा है। वास्तुकला को अलग से भी जरूर पढ़ाएंगे, ये जितनी भी कलाएं हैं उन कलाओं को अलग से पढ़ाएंगे डीप में। ठीक है, तो ये क्या है? मूर्तिकला। अब मूर्तिकला की बात करें तो कई सारे मंदिर हैं, मंदिर जो हैं वो भी हमारे वास्तुकला के अंतर्गत आ जाएंगे। और क्या है, कई सारी इमारतें हैं, जो भवन है, वो सारे क्या आएंगे? वास्तुकला के अंतर्गत आ जाएंगे। अब मूर्तिकला क्या है? मूर्तिकला तो आप जानते ही हैं, कई सारी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, तो वो मूर्तिकला में आ जाता है। कई प्रकार की मूर्तियां हैं, चाहे हम देख लें जो अजंता के जो चित्र हैं उसमें भी कई सारी मूर्तियां हैं, कई सारे शिव मंदिर हैं, उसमें भी कई सारी बहुत साल पुराने जो हैं वो मंदिर हैं, उनमें भी मूर्तिकला आपको देखने को मिलेगी। तो इसको भी डीप में पढ़ाएंगे। चित्रकला क्या है भाई? चित्रकला चित्र बनाना, रंगों का। पहले क्या है, हमारे पास वो महंगे रंग तो होते नहीं थे मनुष्य के पास, तो वो जो है वो नेचुरल कलर यानी प्रकृति से रंगों को प्राप्त करता था। हल्दी का यूज कर लिया, पत्तियों से रंग ले लिए, फूलों से रंग ले लिए, तो क्या करता था, एक चित्र का निर्माण ऐसे ही कुछ भी बना दिया, है ना। तो मतलब दीवार पे, पत्थर पे बनाता था, क्योंकि कागज वगैरह भी नहीं था तब, तो वो ऐसे ही निर्माण कर देता था चित्र का। ठीक है, और फिर वर्तमान समय में आते आते उसका मतलब प्रगति होती चली गई चित्रकला की, तो नई नई चीजों का निर्माण होता चला गया। तो क्या है, रंग के द्वारा, आकार के द्वारा, रेखाओं के द्वारा जो व्यक्त किया जाएगा उसको हम चित्रकला कह देंगे। ठीक है, कैनवस पे, पेपर पे, जैसे भी। ठीक है, तो इसको भी डीप में पढ़ाएंगे। नाट्यकला क्या है? जो नाटक है, नाटक द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है अपने भावों को, तो वो क्या है, नाट्यकला में आ जाएगा, और ये प्रदर्शन कला में आ जाएगा। भाई नाटक इंसान प्रदर्शित ही तो करता है दर्शकों के सामने, ऐसे ही जो नृत्य है उसकी कई सारी मुद्राएं हैं। तो नृत्य के भी कई सारे प्रकार हैं, कौन कौन से नृत्य हैं भारत में। ठीक है, तो वो सब शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, वो सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या है, काव्य कला। काव्य कला भी एक जो कवि हैं अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनको कहते हैं कुमार विश्वास जी, तो उनको देखिए, तो क्या करते हैं, कला को प्रदर्शित करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, तो लोग खुश होते हैं। उनके भाव, मतलब जो वो कविता सुना रहे हैं उनसे लोग प्रसन्न होते हैं, है ना, तो उनके भावों को छूती है उनकी जो कविता है। तो क्या है, प्रदर्शन के द्वारा करते हैं। तो जितनी भी कलाएं हैं उनको हम डीप में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सारी ही कलाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम कला के अंगों को देखेंगे कि कला के अंग कौन। कला के अंग आपको
आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो एक श्लोक है, रूप भेद प्रमाणी भाव लवण योजनम और वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम। ठीक है, तो ये क्या है, अगर एक श्लोक याद कर लेंगे तो आपको जो है वो कला के अंग आपको पता चल जाएंगे। कला के अंग की क्यों ज़रूरत है, इसमें बताया गया है कि हम किस प्रकार से एक चित्र को सुंदर बना सकते हैं, उसको आकर्षित बना सकते हैं, सौंदर्यात्मक बना सकते हैं, है ना। कि लोगों को कला के रूपों को पढ़ रहे थे और कला के हमने प्रकार पढ़ लिए, अब हम कला के अंग को पढ़ेंगे। कला के अंगों को हम षडंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो जयपुर के नरेश जयसिंह प्रथम हैं, उन्होंने एक अपनी सभा का आयोजन किया था जिसमें पुरोहित यशोधर पंडित आए थे। उन्होंने क्या किया, कामसूत्र की टीका लिखी और जो जयमंगला के नाम से लिखी थी। इन्होंने क्या किया, कामसूत्र का जो प्रथम प्राधिकरण था उसके तीसरे अध्याय में इन्होंने कला के 6 अंगों को बताया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या है, कला के 6 अंगों का निर्माण किया गया और ये कला के 6 अंग किसी भी चित्र को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, रूप भेदा प्रमाणनी भाव लवण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम। तो देखिए यहाँ पे रूप भेद है, तो सबसे पहला हमारा जो अंग है वो रूप भेद है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा भाव है, चौथा लावण्य योजन है, तो फिर सादृश्य है, फिर वर्णिका भंग है। ये हमारे क्या हो गए हैं, जो है 6 अंग हैं हमारे किसके, कला के। तो सबसे पहले हम रूप भेद की बात करते हैं, तो ये क्या है, दृष्टि का ज्ञान है। अगर कोई रूप बना है, मतलब प्रत्येक जो भी चित्र बना है उसमें क्या हो, विभिन्नता पाई जाए, उसमें क्या है, चारित्रिक विशेषता पाई जाए। ठीक है, ताकि और पहचाना जा सके कि ये किस व्यक्ति की जो है वो आकृति है, यानी जो चित्र है वो हमें सत्य की अनुभूति करवा दे। ठीक है, तो वो क्या है, रूप कहलाता है। भाई पता चलना चाहिए ना कि किस का चित्र बनाया गया है, तो क्या है, रूप है, यानी दृष्टि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, वरना हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम किस तरीके से लोगों के चित्र को देखें या लोगों को देखें और चित्र का निर्माण कर सकें। हम कुछ भी बना के रख देंगे, है ना। तो क्या है, अब दूसरा क्या है, प्रमाण है। प्रमाण का मतलब हमें अनुपात का पता होना चाहिए कि अगर बड़ा सा पेपर है तो उसमें हमने पूरे पेपर को घेर लिया नहीं, तो इसमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, मतलब माप का ज्ञान होना चाहिए, अनुपात का पता होना चाहिए कि कितना कद रखना है, उसकी रचना किस तरीके से करनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका जो है पूरे तरीके से हमें ज्ञान होना चाहिए। प्रमाण के अंतर्गत ये आता है। अब भाव की बात करें तो इसमें क्या है, अब जैसे कोई चित्र है तो उसमें अगर कोई भीख मांग रहा है तो हम उसे हंसते हुए तो नहीं दिखा सकते ना, तो भाव को दर्शाना बड़ा आवश्यक है कि अगर एक जो महिला है वो प्रतीक्षा कर रही है तो और उसके जो मुख है उस पर अगर भाव उचित प्रकार से नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, तो पूरा चित्र ही खराब हो जाएगा, तो उसमें हमें सौंदर्यता की अनुभूति नहीं होगी, वहाँ पे सृजनात्मकता का निर्माण नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या है, जो चित्र है उसमें भाव का होना बहुत ज़रूरी है। जो कहानियाँ दिखाई जाती हैं या जो किताबों में चित्र बने होते हैं उनमें क्या है, जो प्रत्येक जो काम कर रहा है, मतलब जितने भी व्यक्तियों के चित्रों को दर्शाया जाता है तो उसमें प्रत्येक के मुख पर जो है वो भाव व्यक्त होते हैं। चाहे वो दुखी अगर है तो वो दुख का भाव होना चाहिए, अगर खुश है तो खुशी का भाव होना चाहिए, भाई क्रोध कर रहा है तो क्रोध का भाव दिखाना चाहिए। तो ये सब क्या आ जाएगा, भाव के अंतर्गत आ जाएगा। लावण्य योजना क्या है, तो लावण्य योजना चित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। लावण्य योजना के अंतर्गत क्या आएगा कि हम देखो रूप भेद और जो प्रमाण है, जो भाव है, उसके द्वारा क्या है, आंतरिक जो चित्र है, मतलब आंतरिक रूप से जो हमने सुंदरता है उसको दर्शाया जाता है, जो अंदर की सुंदरता है। लेकिन अगर हम कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अगर बाहर का ही चित्र अच्छा नहीं होगा, मतलब बाहरी जो सुंदरता है वो काम किसका होता है, लावण्य योजना का होता है कि बाहर से मतलब एक नज़र में देखने में चित्र कितना खूबसूरत लग रहा है, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, तो वो सारा काम लावण्य योजना का होता है। और रूप भेद प्रमाण और भाव क्या है, आंतरिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है, उसकी जो आंतरिक सौंदर्यता है उसको दिखाता है। जो बाह्य सौंदर्यता है उसका काम क्या है, लावण्य योजना का है। अब ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्यों, अगर बाहर से ही चित्र अच्छा नहीं दिखेगा तो फिर क्या फ़ायदा। फिर क्या है, सादृश्य। सादृश्य का मतलब आकृति जैसी दिखे, किसी मनुष्य को देखा तो वो जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही बना देना, या किसी आकृति को देखा तो आकृति जैसी दिख रही है बिल्कुल जस्ट वैसा ही बना देना, तो क्या है, सादृश्य मतलब समान। ठीक है, सादृश्य का मतलब समान है, जैसी आकृति दिखे वैसी ही आकृति को बना देना। फिर क्या
क्या है, वर्णिका भंग, और वर्णिका भंग के अंतर्गत आ जाता है हमें अच्छे रंगों का प्रयोग करना है, हमें अच्छी मतलब किस प्रकार से तुलिका का प्रयोग करना है, तुलिका का मतलब ब्रश है, तो ब्रश का किस तरीके से यूज़ करना है, अपने हाथों को कलात्मकता की स्थिरता लानी है, और जिससे कि जो हमारा चित्र हो बहुत अधिक सुंदर बने, है ना। तो ये हमारे क्या थे, कला के 6 अंग थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये अधिकतर क्या है एग्जाम में आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कला की प्रकृति क्या है। तो जो कला है वो मानव की प्रकृति से संबंधित है कि मानव जो भी कार्य करता है उसके जो भाव हैं, उसके जो विचार हैं, उसको अभिव्यक्त करने के लिए कला का प्रयोग करता है। कला एक माध्यम है अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का, इसीलिए जो कला है वो मानव की प्रकृति से संबंधित है और उसके जो भी भाव है उसमें सुंदरता लाने का प्रयास करती है। जो कला है उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। कला जो है वो मानव के विचारों को, उनके जो भाव हैं उसमें सौंदर्यता लाती है और क्या करती है, उन्हें आनंद की अनुभूति करवाती है जो मानव है। और मानव जो है वो स्वयं भी आनंद की प्राप्ति करता है और दूसरों को भी आनंद की प्राप्ति करवाता है। फिर क्या है, अगर जो कला है उससे सौंदर्यता को अलग कर दिया जाएगा तो वो कला नहीं रह जाएगी, क्योंकि कला का एक जो मुख्य अंग होता है वो क्या है, सौंदर्यता ही है। अब क्या है, भावों और विचारों को अभिव्यक्त तो करेगा ही करेगा, साथ साथ में वो खुद को प्रसन्न भी करेगा और सुखी भी रखेगा। और क्या है, एक जो कलाकार है वो स्वयं को आनंद देने के लिए ही कला का निर्माण करता है, यानी किसी भी प्रकार की जो कलाकृति है, चाहे वो चित्रकार के द्वारा चित्र बनाना हो, मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति बनाना हो, या वास्तुकार के द्वारा भवनों का निर्माण करना हो, नृत्यकार के द्वारा नृत्य को करना हो, काव्यकार के द्वारा यानी काव्य कला के द्वारा जो काव्य यानी साहित्य है, कविताओं का निर्माण करना हो, सभी क्या है कला की प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखें तो कला क्या है, कला में जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का जो है वो समावेश होना चाहिए। अब सत्यम का क्या अर्थ है, मतलब सत्य, कल्याणकारी और सुंदर होना चाहिए जो कला है, ठीक है। अब कला क्या है, मतलब जो मानव जीवन का ध्येय है वो भी यही है कि सत्यम शिवम सुंदरम का जो भाव है वो मानव के जीवन में समाहित होना चाहिए, कि यानी जो मनुष्य है उसे सत्य की खोज करनी चाहिए, और जो शिवम मतलब कल्याण, ऐसी चीज़ें हो जो मानव के कल्याण के लिए हो, उन्हें शांति प्रदान करें और उन्हें सुख यानी आनंद का अनुभव दें, और सुंदरता जो कल्याणकारी होगा, जो सत्य होगा वही सुंदर होगा, ठीक है। यानी सत्यम की हम बात करें, जो सत्य है क्या है, वो जो ईश्वर है ऊपर बैठा है तो वो क्या है, परम सत्य है, ठीक है। परमात्मा क्या है, सत्य है, सत्य की उसी के द्वारा तो अनुभूति होती है, वो क्या है, अविनाशी है, शाश्वत है। और किसी भी चीज़ में अगर सत्यता है तो वो क्या है, उसमें सौंदर्यता अपने आप ही आ जाती है ना। तो क्या है, अगर हम शिवम की बात करें, शिवम ऐसी है, शिवम से तात्पर्य क्या है, कल्याणकारी हो, कोई चीज़ पवित्र हो, शुभ हो, कभी क्या है, कभी शांति प्रदान करने वाली हो, सुख प्रदान करने वाली हो, और जो मानव जीवन को आनंद प्रदान करे यानी प्रेम का भाव दे, यानी ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, शिवम के अंतर्गत रखेंगे। सुंदर का मतलब है जो ऊपर शिव है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, वही सत्य है, वही शुभ है। और अगर कोई चीज़ कल्याणकारी है, कोई चीज़ सत्य है, तो वो अपने आप में सौंदर्यता रखती है, यानी सुंदरता को रखती है। तो ये हमारी क्या है, कला की प्रकृति है। कला के कुछ महत्व हैं। कला के महत्व क्या है कि जो मानव जीवन है, प्रत्येक मानव के जीवन में क्या है, एक ऊर्जा का महासागर है। कभी वो सुखी होता है तो कभी वो दुखी होता है, कई प्रकार के संवेग वो अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। तो उसके अंदर एक प्रकार की चेतना जागृत होती है, जिसको वो अभिव्यक्त करने के लिए, अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करता है, कला का प्रयोग करता है। फिर क्या है, संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठा देता है और ऊंचे स्थान पे ले जाती है। जो कला है यानी जो वास्तुकार है या जो मूर्तिकार है या जो नाटककार है, नृत्य करता है, तो क्या है, वो उसे परे होता है इन सब चीज़ों से, यानी ऐसे स्थान पर लेके जाती है जहाँ मनुष्य केवल मनुष्य होता है, उसे कोई चिंता कोई भय नहीं, मतलब आनंद यानी प्रसन्नता में जीता है। रुचि को दिशा प्रदान करने की जो है वो क्षमता काहे में है, कला में है। जो मनुष्य के अंदर रुचियाँ छिपी हुई हैं उनको प्रेरित करती है क्या, कला, कि वो उस क्षेत्र में अच्छा कर सकें, यानी अपनी रुचियों का विकास कर सकें। ये क्षमता किसमें है, कला के अंतर्गत है। तो कला का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब कला के अंतर्गत आ जाएगी। पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी,
सभी क्या है, मानव द्वारा निर्मित एक कलाकृतियाँ हैं। फिर क्या है, आदिम मानव क्या है, जो पुराने समय में आपने देखा होगा जो अजंता की गुफाएं बनी हैं, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसमें जो आदिम मानव है उन्होंने क्या किया है, रहस्यमय प्रवृत्तियों को दर्शाया है, जंगल में रहने वाले खूंखार प्रवासियों को दर्शाया है, कई सारी चीज़ें उन्होंने दर्शाई हैं गुफाओं में। और भी कई सारी जगहें हैं जो इतिहास के जो पृष्ठ हैं उनको देखने को मिलता है। यानी जो हमारी कला है उसके दो सभ्यता और संस्कृति को भी संरक्षित रखने का कार्य करती है। तो कला का मानव जीवन में हमेशा से ही महत्व रहा है और इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, इसका अस्तित्व सदैव बना रहेगा, क्योंकि एक जो सृष्टि का निर्माण है वो अपने आप में ही एक कला है। अब अगर हम देखें तो कला का उद्देश्य क्या है, तो कला का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म, इन तीनों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, अर्थ को ग्रहण करना है और जो है वो हम धर्म को ग्रहण कर पाएँ, अर्थ का जो है वो अर्जित कर पाएँ और क्या कर पाएँ, अपनी कामनाओं को पूर्ण कर पाएँ और क्या करें हम उसके बाद योग साधना के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करें, यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो क्या है, एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण है जिसमें कहा गया है कालानाम प्रवर्चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, यानी जो मुख्य उद्देश्य है यानी कला का, तो उसका क्या है, ज्ञान यानी अर्थ को, काम को, मोक्ष को, धर्म को प्राप्त करना ही एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मानव का। इसीलिए जो भारत देश है उसमें जो कला है उसको योग साधना कहा गया है। एक है जिनका नाम है हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने कहा है मानव का मुख्य लक्ष्य यही है क्या, कि धर्म को धारण करो, अर्थ को अर्जित करो, अर्थ के द्वारा अपनी कामनाओं को पूर्ण करो और कामनाओं को पूर्ण करने के बाद ऐसी योग साधना में लग जाओ कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो कुल मिला के क्या इन्होंने बताया कि 3 उद्देश्य, मतलब 4 उद्देश्य होने चाहिए, जो है कला का मुख्य उद्देश्य भी यही है और मानव जीवन के भी यही उद्देश्य है कि अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। ठीक है, तो आज हमने देखा कि कला क्या था, कला की परिभाषाएं क्या थी, कला की प्रकृति, महत्व, उद्देश्यों को समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।